गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास करेंगे बेसिक इकोनॉमी के ऊपर और बायोफ्यूल के कैटेगरीज के ऊपर। और एक डाउट एक स्टूडेंट ने पूछा था राइट ऑफ और वेवर के बारे में, जो अभी करंटली न्यूज़ पे है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को लेंगे। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 2 मिनट हो गए। तो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, भले ही वो पॉलिटिक्स के रीज़न से आ रहा हो, लेकिन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि वेवर और राइट ऑफ। आरबीआई में किसी ने आरटीआई लगाया था और बोला था कि इतने हजार करोड़ का जो लोन है उसको राइट ऑफ किया गया है। तो एक इशू बन गया कि लोग, आरबीआई अगर ऐसे ही लोन को राइट ऑफ करते जाएगा, अमीरों के ही लोन को राइट ऑफ कर रहा है, तो गरीबों का लोन क्यों नहीं राइट ऑफ होना चाहिए। फिर बात आने लगी कि राइट ऑफ नहीं हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, वेवर नहीं हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत कॉमनली रहता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेवर। इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ए एंड बी जो वाला जो पैटर्न रहता है कि 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे या 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा करेक्ट है उसको चूज करने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि करंट अफेयर्स में काफ़ी टाइम से है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए हम इसको कवर करना चाहेंगे। और ये आलोक ने पूछा था तो मुझे लगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है, अशोक जी का एक आया है डाउट। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे गवर्नमेंट जो है किसानों से कोई भी उत्पाद को खरीदेगी। ठीक है। मिनिमम सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पे गवर्नमेंट शुगर मिल वालों से शक्कर खरीदेगी। ठीक है। तो रंगराजन कमेटी के हिसाब से अब एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था जिसको सीएसी पे अनाउंस करती थी, उसको अब एक कॉम्प्रिहेंसिव और बेटर मेथड जो है जिसको हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उससे इसको रिप्लेस किया गया है 2009 ऑनवर्ड से। लेकिन अभी भी एमएसपी के टेबल में शुगर केन इंक्लूडेड है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो प्राइस है जिससे शुगर केन सरकार खरीदेगी फार्मर से, अगर सिर्फ शुगर केन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब उसको बदल दिया गया है एफआरपी से। एफआरपी में वो प्राइस जिससे शुगर मिल के ओनर जो हैं वो शुगर केन खरीदेंगे किसान से। मिनिमम सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसपे सरकार शुगर खरीदेगी, शक्कर खरीदेगी सीधे शुगर मिल के ओनर से। तो ये जो दो चीजें हैं वो हैं। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि राइट ऑफ और वेवर में कोई अंतर होता है क्या? क्या राइट ऑफ का मतलब लोन माफी होती है या नहीं? ये 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था लोन माफी, कर्ज माफी का जो कंसेप्ट चल रहा था, तो वो वेवर है। और अभी जो बात हो रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो है राइट ऑफ लोन। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है? क्या राइट ऑफ का मतलब लोन माफी होती है, हाँ या ना? आलोक ने डाउट पूछा था, आलोक का ही जवाब आ रहा है।
उसने बोला है राइट ऑफ में लोन माफ़ी नहीं होती है। देखिए, कोई भी बिजनेस है या कोई भी बैंक है, अगर उसने किसी को कर्जा दिया है, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ या मैं बैंक चला रहा हूँ, मैंने आलोक को कर्जा दिया था 1 लाख रुपए, ठीक है। अब वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा वो खर्चा, कि वो जो मेरा 1 लाख रुपए का लोन मैंने दिया है वो अकाउंट में आ जाएगा, वो मेरा एसेट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मुझे आलोक से पैसा मिलना है, लेकिन अब आलोक से मैं बार बार जब भी पैसा मांगने जाता था, चाहे साम दाम दंड भेद, वो किसी भी तरीके से मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अपने बैलेंस शीट में ये मेरा लोन जो था आउटस्टैंडिंग था, जो मेरे को मिलना था, मिल नहीं रहा था, ठीक है। और बैंक्स को उसकी एवज में क्या होता है, कुछ एक प्रोविजन रखना पड़ता है कि आप जितना भी जितना आप लोन दे रहे हैं, कुछ एक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए, अपने बैलेंस शीट को साफ रखने के लिए, कि आपने सारे अटेम्प्ट लगा दिए उस लोन को रिकवर करने में, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको राइट ऑफ करेंगे सिर्फ एक बैलेंस शीट को अपना क्लीन करने के एम से, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब ये रहता है कि इसमें लेकिन मैं अब आलोक से ऐसा नहीं कि मैंने आलोक का लोन माफ कर दिया है, मेरे पास अभी भी राइट है आलोक से पैसा मांगने का, आलोक की संपत्ति को जब्त करने का, आलोक की संपत्ति को जब्त करके ऑप्शन करने का, जो कि हमने पढ़ा था सरफाइजी एक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए जब सारे रिकवरी के तरीके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारे तरीके साम दाम दंड भेद जो भी करना है वो एग्जॉस्ट हो गया है, तब भी मैं लोन रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोन मेरे बैलेंस शीट में सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाता है। तो बैलेंस शीट को क्लीन करने का तरीका, अपने अकाउंट्स को क्लीन करने का एक प्रोसीजर होता है राइटिंग ऑफ, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ में आपने सिर्फ लोन को अपनी बैलेंस शीट से हटाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना हक खो दिया है अपना पैसा वापस मांगने का, या आपने अपना हक खो दिया है सामने वाले की संपत्ति जब्त करके अपना पैसा वापस लेने का। हक नहीं जाता है। अगर किसी भी, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, अगर लोन को राइट ऑफ किया गया है बैंक के द्वारा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अब उस कर्जे को भूल जाएगी। बैंक उस कर्जे को नहीं भूलेगी। बैंक के पास अभी भी पावर है उनकी संपत्तियों को जब्त करने की, उनसे वसूली करने की। सिर्फ अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए वो इसको राइट ऑफ करते हैं, मतलब उसको उस बैलेंस शीट से हटा देते हैं, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको आप हटा रहे हो बैलेंस शीट से, ताकि आपका बैलेंस शीट हेल्दी नजर आए। इसमें आपने कोई भी अपना राइट नहीं छोड़ा है। लेकिन अब वेवर क्या होता है, यूजुअली आप किसान कर्ज माफी के नाम पे इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जब जब बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आती है, तब तब गवर्नमेंट बार बार अनाउंस करती है, या पॉलिटिक्स के चक्कर में, एक तो प्राकृतिक आपदा हो गई या फिर पॉलिटिक्स के चक्कर में, उसमें अगर कोई गवर्नमेंट अगर पुश करती है बैंक्स को कि आप किसान का कर्ज माफ कर दीजिए। माफी का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा रिकवरी का प्रोसेस ही आपने कैंसिल कर दिया। राइट ऑफ में आपने रिकवरी का प्रोसेस कैंसिल नहीं किया था, रिकवरी का अटेम्प्ट आप दोबारा कर सकते थे। रिकवरी के लिए आपके पास जो अधिकार उपलब्ध थे वो वैसे के वैसे थे राइट ऑफ करने के बाद भी। लेकिन वेवर में क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा राइट अपना दे दिया है, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट का इसमें काम नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो भी बड़ी बिजनेस कंपनीज हैं वो जो है गवर्नमेंट से लोन नहीं लेती हैं, वो बैंक से लेती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सॉरी ये जो आपका डेटा है वो गवर्नमेंट में आरबीआई के पास रहता है, क्योंकि आरबीआई सारे बैंक्स के एनपीए को मेजर कर रहा है। अब कोई बैंक है, वो एक एनपीए को राइट ऑफ कर रही है बिना कोई एफर्ट लगाए, उनकी कोई मिलीभगत हो गई है और बिना कोई एफर्ट लगाए वो उसको राइट ऑफ कर रही है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इस पे नज़र रखती है आरबीआई के थ्रू में, सारे एनपीएस पे नज़र रखना। तो इस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें आरबीआई का रोल है। और जो आरटीआई भी लगी थी वो आरटीआई भी जो लगी थी वो आरबीआई पे लगी थी।
इसमें गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पर आती है, इसमें प्रोसीजरली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑफ का मतलब होता है सिर्फ बैलेंस शीट को क्लीन करना, लेकिन अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जो लोन वसूली के लिए आपको चाहिए उसको आप नहीं छोड़ते हैं। वेवर का मतलब हो गया जैसे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंस हो गए कि फेमाइन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, मॉनसून खराब हो गया, उस समय पे जब आप एक वो करते हो, कोशिश करते हो कि लोन माफ कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं वेवर। बैंक्स के पास सारे के सारे तरीके उपलब्ध रहेंगे, एनसीएलटी का भी रहेगा और आपका इसका भी रहेगा, बैंक्रप्सी कोड आपका जो आ गया है, सरफाइजी एक्ट जो आपका आ गया, वो सारे अधिकार रहेंगे। बैंक अपना कोई भी अधिकार नहीं खोएगा अगर वो राइट ऑफ कर रहा है। तो वेवर का मतलब है वो खुद से वॉलंटरीली वो राइट को छोड़ रहा है रिकवरी के, माफ कर देना। राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है राइट ऑफ और वेवर का। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकवरी ऑफ एनपीए के लिए सरफाइजी एक्ट का ज़्यादा यूज़ आएगा, एनसीएलटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सरफाइजी एक्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अब तो आईबीसी बैंक्रप्सी कोड जो आ गया है आपका, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो राइट ऑफ में कोई अधिकार नहीं जाएगा, वेवर में आप खुद अपना अधिकार दे हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है आपको लोन वेवर या राइट ऑफ में? कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, टैक्स से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, क्या सेक्शन है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि राइट ऑफ और वेवर में क्या अधिकार रहता है, क्या अधिकार आप होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटेल में फैक्चुअल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है इसको। तो ये आपके काम का नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। ठीक है। वेवर का मतलब है अपना हक खो देना। लोन, जैसे किसानों ने लोन लिया था, कोई प्राकृतिक आपदा अगर हो गई तो बैंक उसको एनपीए बनाएगा, उसके बाद राइट ऑफ करेगा, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन अभी भी है उसके पास, उसके अधिकार अभी भी उसके पास हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये अनुरोध करती है बैंक से कि आप कर्ज माफ़ी कर दीजिए, आपके तरफ से किसानों की तरफ से गवर्नमेंट पैसा पटाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो बैंक है वो किसानों का लोन माफ़ कर देती है और गवर्नमेंट से पैसा ले लेती है। तो वेवर का मतलब है जैसे मेरे से आलोक ने 1 लाख रुपए लिए थे, मैं आलोक का लोन माफ़ कर दूंगा कि जाओ यार, तुम्हारी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो तुम्हारा लोन अब मैं नहीं लूंगा, मेरे पास अब कोई अधिकार नहीं है, मैं लिखित में देने को तैयार हूँ कि मैंने अपने सारे अधिकार लोन वापस लेने के छोड़ दिए हैं, मैंने इस लोन को वेव कर दिया है, 1 लाख रुपए का लोन जो है वेव कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है वेवर का। आप याद रखिएगा, कर्ज माफी मतलब वेवर, कर्ज को माफ कर दिया गया है। राइट ऑफ में कर्ज माफी नहीं होती है, राइट ऑफ सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपका डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए इस चीज में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लेते हैं साइंस एंड टेक के एक टॉपिक को जो कल हमने पढ़ा था, उसी से कंटिन्यू करेंगे क्लास को। वो है बायोफ्यूल। क्या कोई बता सकता है बायोफ्यूल क्या
किस बला का नाम है? आप अगर नाम कोई तोड़ेंगे बायोफ्यूल के तो आपको जवाब मिल जाएगा। बायोफ्यूल किसी को पता है? चलिए शुरू करते हैं। बायोफ्यूल मतलब, नाम से अगर देखेंगे, फ्यूल मतलब ईंधन तो है, और बायो मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर से बना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बना है। तो मतलब एक ऐसा फ्यूल, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल, हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो किससे डिराइव हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव हुआ है। अब नॉर्मली जो आपका फ्यूल बनता है वो क्या, कितने टाइम में बनता है? जो हम देखते हैं कि रिजर्व मिल रहा है आपको, ऑर्गेनिक वेस्ट जरूरी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर बेटर होगा। साकेत का आंसर जो आया है, ऑर्गेनिक वेस्ट मत बोलिए, इसको ऑर्गेनिक मैटर बोल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप वेस्ट से ही बनाएं, आप फ्रेश प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका तरीका क्या है? यूजुअली जो आता है आपका नॉर्मल फ्यूल आता है वो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर से ही आता है। आप बोलते हैं कि सैकड़ों साल पहले या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, लाखों साल पहले आपका बहुत सारे जो जानवर थे जैसे डायनासोर थे वो मर गए, दब गए, वो फिर प्रेशर और टेम्परेचर का उसमें रिएक्ट किया और उसके बाद वो फ्यूल में कन्वर्ट हुए जो आज हम ले रहे हैं। मतलब बहुत पहले ऑर्गेनिक मैटर जो था, चाहे वो फॉसिल के फॉर्म में था, वो धीरे 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 टाइम के साथ, प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ कन्वर्ट हुआ और हमको फ्यूल मिला। तो इट वाज अ स्लो प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस से फॉसिल से हमको फ्यूल मिला। इसे उसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। मतलब जो जीवाश्म, जो फॉसिल बनाते हैं वो धीरे धीरे, अगर उनको फेवरेबल मिलेगा, जगह टेम्परेचर मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो वो फ्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो वो फॉसिल फ्यूल इसलिए कहा जाता है। तो बायोफ्यूल अब बने तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर से थे, ये भी ऑर्गेनिक मैटर से हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन के फ्यूल है, ये भी हाइड्रोकार्बन के फ्यूल हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? बताइए फर्क क्या है दोनों में? एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमने डेफिनेशन में ही समझा है। क्या फर्क है नॉर्मल फॉसिल फ्यूल में और बायोफ्यूल में? बिल्कुल सही आंसर दिया है साकेत ने। पहला जो है वो बायोफ्यूल टाइम कम लेता है और रिन्यूएबल है, मतलब उसको आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली बना बना के यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आएंगे एक क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ बायोफ्यूल? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, या डी ऑल ऑफ द अबव? जैव ईंधन या बायोफ्यूल जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल? साकेत ने बोला है डी। आपको क्या लग रहा है, बताइए किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में होता है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने शुरुआत में जब एग्जाम्पल दिया तो एथेनॉल 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 का आया आंसर। तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑल। तो अब सबका आंसर सही आ रहा है।
सॉलिड बायोफ्यूल का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप? जो सबसे आसान एग्जाम्पल है, सॉलिड बायोफ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? बताइए, सॉलिड बायोफ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड बायोफ्यूल का एग्जाम्पल बताइए जल्दी। अरे नहीं नहीं नहीं, जेट्रोफा नहीं भाई। सॉलिड बायोफ्यूल मतलब आपकी लकड़ी, सॉलिड बायोफ्यूल मतलब आपका जो कंडा बनाते हैं आप, गोबर का कंडा बनाते हैं, वो आपका सॉलिड बायोफ्यूल है। ऑर्गेनिक मैटर से बना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बना है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड है, तो गोबर का कंडा हुआ या नहीं हुआ? दूसरा, लिक्विड का एग्जांपल दीजिए आप, तो बायो इथेनॉल और बायोडीजल, जो सबको पता है, बायोडीजल हो गया, बायो इथेनॉल हो गया। बायोडीजल का एग्जांपल जो है वो जेट्रोफा से निकलता है बायोडीजल, ठीक है, जो साकेत ने और अविनाश ने बताए थे, लेकिन वो बायोडीजल का एग्जांपल है, वो सॉलिड फ्यूल नहीं है। जेट्रोफा अपने आप में फ्यूल नहीं है, लेकिन जब आप जेट्रोफा से डीजल निकालेंगे तो वो बायोफ्यूल बनेगा, तब वो लिक्विड बायोफ्यूल बनेगा, जिसको बायोडीजल का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद गैस का बताएंगे आप एग्जांपल, तो क्या है गैस का एग्जांपल? गैस का एग्जांपल बहुत सिंपल है, काफी समय से स्कूल की किताबों में भी इसका एग्जांपल मिलता है। अगर गोबर का कंडा बन रहा है तो एक और चीज है जो गैसियस मिलती है, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों तरीके के अपने एग्जांपल देखे, सॉलिड के एग्जांपल देखे, लिक्विड के एग्जांपल देखे, गैस के एग्जांपल देखे। इसका यूज किया जा सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी में, और इसको यूज किया जा सकता है रिप्लेस फॉसिल फ्यूल को करने के लिए। चलिए, इसका फायदा क्या है? एक तो मैंने बता दिया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल है, आपका इंपोर्ट जो बिल है वो कम होगा। इसका और क्या फायदा है? एक जो इम्पोर्टेंट फायदा जो आपको एग्रीकल्चर से रिलेट करना चाहिए, वो क्या है? आपने एक फायदा बता दिया कि ये आपका इंपोर्ट बिल कम करेगा, आपने एक फायदा बता दिया कि आप इसका जो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन है वो कम करेगा। तीसरा फायदा आप बताइए, जो इम्पोर्टेंट फायदा है। लिंक करिए एग्रीकल्चर के उससे, हेल्थ बेनिफिट, चलो ठीक है, पॉल्यूशन से ही वो आप ले सकते हैं उसको, पॉल्यूशन से ही दोनों आ जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट और क्लीन एनवायरनमेंट दोनों आ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको एग्रीकल्चर से आप वो करेंगे। अरे मेरे को पर्यायवाची शब्द नहीं चाहिए, हेल्थ बेनिफिट, क्लीन एनवायरनमेंट, लेस कार्बन इमिशन नहीं, मेरे को एक नया कंसेप्ट चाहिए जो हम अभी देख रहे थे, जो यूज कर सकते हैं। एक हिंट दिया है यहाँ पे अशोक जी ने, फर्टिलाइजर, चलिए ठीक है, एक और बेनिफिट बताइए। ये डायरेक्ट बेनिफिट उतना नहीं है, एक जो आप बताइए किसानों के इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, चलिए अब ये बताइए। जो हमने पढ़ा था ना कि सारे स्रोत मिला के भी किसान जो है 9,000 रुपये महीना कमाता है। अगर वो बायोगैस, बायोफ्यूल का काम करने लगेगा, ऐसी इंडस्ट्री को अपना सामान सप्लाई करने लगेगा, तो उसकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आपका जो किसान है उसका फायदा हो सकता है कि वो अपने जो, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, जो धान होता है, धान को पिसने के बाद निकलता है भूसी,
भूसी को यूज़ करते हैं को जनरेशन प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो ये भी आपका एक तरह से बायोफ्यूल है। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है जो डायरेक्टली आपका किसान फ़ायदा उठा सकता है अपने वेस्ट मटेरियल से, ऑर्गेनिक मैटर से इसको यूज़ करके। हम बायोफ्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें निकलती हैं उसको यूज़ कर सकता है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। एज अ फीड पशुपालन में तो यूज़ कर ही सकता है, एज अ फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर ही सकता है, पहले से करते आ रहा है। लेकिन जो बायोफ्यूल से रिलेटेड और किसान की इनकम से रिलेटेड जो हमने कंसेप्ट देखा है, एक तो ये देखा है कि ओवरऑल ये आपका इंपोर्ट बिल कम करेगा, पॉल्यूशन कम करेगा, साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा। तो बायोफ्यूल का जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हम वो इससे देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कितने जनरेशन होते हैं बायोफ्यूल के, कौन बताएगा? राइस ब्राउन मेरे ख्याल से उसको ही बोलते हैं ना, भूसी को। जो चावल को अगर आप धान को पीस देंगे, पीसने के बाद जब मिलिंग हो जाती है उसके बाद जो बहुत सारा भूसा निकलता है, जो जिसको हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भूसी बोलते हैं, उससे उत्पादन किया जाता है, उसको बेचा जा रहा है आजकल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को, जो छोटा छोटा को जनरेशन प्लांट लगा रही है छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर। तो ये है। तो साकेत ने आंसर दे दिया है, 4 जनरेशन होते हैं बायोफ्यूल के। तो पहले जनरेशन पे हम आते हैं। पहला जनरेशन क्या होगा? नाम फर्स्ट जनरेशन है। इसका सोर्स क्या होगा बायोफ्यूल का? कहाँ से उत्पादन हो रहा है? फूड प्रोडक्ट से, फूड सोर्स से, मतलब शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इससे निकल रहा है। ठीक है, तो बायो अल्कोहल, बायो डीजल, बायो गैस आपका जो है ये फूड सोर्स से अगर आप निकाल रहे हैं। बायो इथेनॉल सबसे इम्पोर्टेंट है। आप निकाल सकते हैं एथेनॉल, हमने पढ़ा शुगर केन से, आप एथेनॉल निकाल सकते हैं कॉर्न से। ठीक है, तो ये दो बड़े बड़े फसल हैं जिससे बायो एथेनॉल निकाला जाता है। तो जब आप खाद्य पदार्थों से बायोफ्यूल निकालना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, कोई बता सकता है? आप बताइए, क्या जब खाद्य पदार्थों का यूज करते हुए आप बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोइथेनॉल बनाना चाह रहे हैं, बायो अल्कोहल बना रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस पूरे कंसेप्ट में? बताइए। खाद्यान्न की समस्या से तो हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं। ठीक है, जब आप कॉर्न को और राइस को यूज़ कर रहे हो या शुगर केन को यूज़ कर रहे हो डीजल बनाने में, बायो इथेनॉल बनाने में, तो एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, केवल हमारे यहाँ नहीं ग्लोबली। तो फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट कि फूड इम्पोर्टेंट है या फ्यूल इम्पोर्टेंट है, और आप फूड सोर्स को डाइवर्ट कर रहे हो फ्यूल बनाने में, तो ये डिबेट आ जाएगा। तो जो कल हमने एक ट्रेलर देखा था कि फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में। तो ये जो इशू है वो सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि आप डायरेक्ट फूड सोर्स है, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो राइस हो, उसको यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में अपना। तो ये गलत है। तो एक तरफ आपके पास फूड की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ आप बायोइथेनॉल बना रहे हो, तो इसलिए इसको फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट भी कहा जाता है।
सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, ये मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट जनरेशन बहुत क्लियर हो गया होगा। सेकेंड जनरेशन क्या होता है? पहला था कि खाद्य पदार्थ, एडिबल फूड प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो, एडिबल फूड क्रॉप को आप यूज़ कर रहे हो, उससे अगर आप फ्यूल बना रहे हो तो उसको बोलेंगे आप फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। तो सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल क्या है? बायो एथेनॉल फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है। बायो अल्कोहल जो है फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है। सेकेंड जनरेशन का क्या है? सेकेंड जनरेशन का कंसेप्ट क्या है? नॉन फूड क्रॉप या फूड क्रॉप के उन हिस्सों से जिनको खाया नहीं जाता है, दोनों आएंगे। नॉन फूड क्रॉप मतलब जैसे जेट्रोफा है, जेट्रोफा का फल बहुत सुंदर दिखता है इसलिए लोग खा लेते हैं, लेकिन वो जहरीला होता है। जेट्रोफा अनएडिबल प्रोडक्ट है, अनएडिबल क्रॉप है, उसको अगर आप यूज करके डीजल बना रहे हो तो वो बायोडीजल हो गया। और साथ में अगर आप जैसे अनएडिबल पार्ट है, कोई एडिबल क्रॉप है उसका अनएडिबल पार्ट है या उसका वेस्ट है, उससे अगर आप जनरेट कर रहे हो, फ्यूल जनरेट कर रहे हो, तो भी वो सेकेंड जनरेशन में आएगा। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जेट्रोफा। यह सेलुलोज से, सेलुलोज मतलब लकड़ी से, या मोलेसिस जो आपका निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको सेलुलोज को ब्रेक करके जब आपका फ्यूल बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। सेलुलोज हम खा नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम नहीं मिलता है सेलुलोज को पचाने वाला, इसलिए हम घास नहीं खाते हैं। जो बाकी के जानवर हैं वो सेलुलोज खा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एंजाइम मिलता है सेलुलोज को पचाने के लिए। तो हमारे लिए जब सेलुलोज काम का नहीं है तो हमारा जो फूड का नॉन एडिबल पार्ट है, मतलब जो सेलुलोज से बना होता है, उससे अगर हम एथेनॉल बनाएंगे, सेलुलोज से एथेनॉल बनाएंगे तो सेकेंड जनरेशन में आएगा। जेट्रोफा जो कि नॉन एडिबल प्लांट है, जो जहरीला पौधा होता है, उससे हम बनाएंगे तो भी आपका जो फ्यूल बनेगा उसको सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बोलेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? इसमें भी एक डिबेट होता है, फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट होता है। वो क्या होता है? उतना हैवी डिबेट नहीं है जितना पहले जनरेशन में था, लेकिन फिर भी है। क्या है वो? अभी भी कोई फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट है, वीक डिबेट है, लेकिन अभी भी है। वो क्या है? आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, बताइए क्या है। एनिमल फॉडर नहीं आएगा यार। आप सोचिए, अगर आपको वैसे भी आपका जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो सिकुड़ता जा रहा है, आपके यहाँ उपजाऊ ज़मीन की प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर फ्यूल उगाने के लिए, रादर देन आप खाद्य पदार्थ उगाओगे, आप फ्यूल उगाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? इनडायरेक्ट फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट होगा या नहीं होगा? ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जो खाद्य पदार्थ को आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे,
जो आप एरिया उपजाऊ ज़मीन थे उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए, उसको आप डाइवर्ट कर रहे हो बायोफ्यूल उगाने वाले क्रॉप उगाने के लिए, तो वो एक फूड वर्सेस फ्यूल का भी डिबेट ये भी करेगा रेज, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्ट डिबेट रेज कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है क्या आपको? समझ में आया? एथेनॉल अगर आप मोलेसिस से बना रहे हो तो सेकेंड जनरेशन में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल से। लेकिन मोलेसिस से उतना कारगर तरीके से एथेनॉल नहीं निकलेगा जितना आपका एक्चुअल शुगर केन के रस से निकलेगा। ठीक है, उसके लिए सेलुलोज आपको यूज करना पड़ेगा जो मोलेसिस में मिलता है या बेगेसी में मिलता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन क्या होता है बताइए? थर्ड जनरेशन कौन है? 3G 4G ये केवल मोबाइल के नहीं होते, बायोफ्यूल के भी होते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क है आपका कि आप मोबाइल नेटवर्क के जनरेशन या इंटरनेट के जनरेशन भी आप पढ़ेंगे आज जाके। 2G 3G 2.5G जिसको एज बोलते हैं, 3.5G 4G 5G। 5G को लेके बहुत डिबेट चल रहा है, अमेरिका और चाइना में वॉर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज कि आप इन जनरेशन को पढ़ेंगे आज जाके। तो साकेत और रशीद का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए बायोफ्यूल बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। एलगी का यूज करते हुए अगर आप बायोफ्यूल बना रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है ब्यूटेनॉल, BUTANOL, ब्यूटेनॉल जो एलगी से बनाया जाता है, उसका उसको बोला जाता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। अब इसका फायदा क्या है? एक तो आप इसको वेस्ट वाले सीवेज वाले पानी को यूज करके और जो एकदम बंजर जमीन है उसको यूज करके वहाँ एल्गी पाल के आप बायोफ्यूल को बना सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। तो जो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एल्गी को यूज़ करते हुए आप बना रहे हैं बायोफ्यूल, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। सिर्फ ये डिफरेंस है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। एडवांटेज क्या है कि वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, अनट्रीटेड वाटर, इसको यूज़ करके और बंजर ज़मीन को यूज़ करके जिस पे खेती नहीं की जा सकती है, आप बायोफ्यूल को बना सकते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा है ब्यूटेनॉल। ठीक है, कोई डाउट है इन तीन जनरेशन में? फिर हम फोर्थ जनरेशन में आएंगे।
फोर्थ जनरेशन किसको पता है? फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप बायोमास क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे क्रॉप क्रिएट कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्रिएट कर रहे हैं जिसकी अंदर टेंडेंसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कैप्चर करने का और फिर बाद में ग्रो करने का। यूज़ क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई किया है आपने ऐसे क्रॉप्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे अपने अंदर में, ठीक है, और बायोमास में की तरह से उसको हार्वेस्ट किया जाएगा और बाद में इससे फिर फ्यूल निकाला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इनको आपने इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि ये जो है बिना यानी बंजर ज़मीन पे भी उगाए जा सकते हैं, नॉन एरेबल लैंड पे भी उगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम है, देखो पानी तो लेगा ही लेगा और ये नॉर्मल प्लांट भी CO2 लेता है, ठीक है। तो CO2 और H2O का जब एग्जांपल दे रहे हैं तो नॉर्मल प्लांट भी, हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, पानी उसको डालना पड़ता है। तो ये आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना है जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि वो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या हाई अमाउंट ऑफ कार्बन को यूज करे और अपने आप को एक कंसंट्रेटेड बायोमास बनाए, ठीक है। कीवर्ड यूज करना जरूरी है, हर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और हर प्लांट वाटर यूज करता है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जितना नॉर्मल प्लांट लेते हैं उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेगा, अपने आप को कॉम्पैक्ट एक बायोमास बनाएगा, बायोमास को आप यूज करेंगे फिर फ्यूल बनाने में, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि ये कार्बन निगेटिव बायोफ्यूल है। कार्बन निगेटिव बायोफ्यूल से क्या मतलब निकलता है, आप कोई बता सकता है? कार्बन निगेटिव का मतलब क्या होता है? कार्बन निगेटिव का मतलब है कि यूजुअली आप कार्बन निगेटिव को देखेंगे इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बहुत सही आंसर आ गया, वंदना का आंसर आ गया। कम हो मतलब क्या होता है, कम का इमिशन अगर नॉर्मली कर रहे हैं, कोई फ्यूल को जलाने से ज़्यादा कार्बन निकलेगा, किसी को जलाने से कम कार्बन निकलेगा, लेकिन कार्बन तो निकलेगा ही निकलेगा, इन्वायरमेंट में कार्बन का एडिशन हो रहा है। कार्बन निगेटिव का मतलब क्या है, उस प्लांट को, उस क्रॉप को मॉडिफाई, ये बिल्कुल रशीद का आंसर बहुत सही आ गया। लेस कार्बन इमिशन नहीं है, इसका कीवर्ड ये है निगेटिव कार्बन इमिशन। अब निगेटिव कैसे होगा, अगर मान के चलिए उस बायोमास को बड़े होने में आपने उसको जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई किया है जो 100 ग्राम कार्बन एब्जॉर्ब करेगा अपने आप को बड़ा होने के लिए, लेकिन जब आप उसको जलाएंगे तो कम कार्बन इमिट करेगा जलने में। तो एक तरह से अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो एक कार्बन निगेटिव क्रॉप हुआ या नहीं हुआ कि 100 ग्राम ये सोख रहा है अपने आप को बड़ा करने में, लेकिन जब इसको जलाते हैं तो 50 ग्राम ही इमिट कर रहा है। तो ये कार्बन कितना ऐड कर रहा है इन्वायरमेंट में, -50 ऐड कर रहा है। तो इसीलिए इसको कार्बन निगेटिव बायोफ्यूल भी बोला जाता है। कार्बन निगेटिव बायोफ्यूल का मतलब हो रहा है जितना ये अपने आप को बड़ा करने में कार्बन का यूज कर रहा है, उसको जलाने पर वो उससे कम एमिशन करेगा कार्बन का। तो इसीलिए लेस कार्बन इमिशन अधूरा आंसर है, उसका पूरा आंसर होगा इट इमिट्स लेस कार्बन
देन इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स व्हाइल ग्रोइंग। ठीक है, तो कीवर्ड का याद रखना बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल का। अब हम अलग अलग तरीके के बायोफ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम क्लासिफिकेशन करते हैं बायोफ्यूल का। बायो एथेनॉल क्या होता है, बायोडीजल क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, बायोब्यूटेनॉल क्या होता है, बायोहाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अब। तो बायो एथेनॉल क्या होता है? शुगर केन कॉर्न को फर्मेंट करके निकाला गया फ्यूल, उसको बोलते हैं बायो एथेनॉल। एथेनॉल निकलता है उससे, C2H5OH उसका कंपोजिशन होता है। तो कॉर्न और शुगर केन दो मेजर क्रॉप है जिनको आप यूज करते हो, फर्मेंट करके उससे निकालते हो फ्यूल को, उसको आप यूज करते हो पेट्रोल में डाल करके, ब्लेंडिंग जिसको बोलते हैं, और फ्यूल की तरह यूज करते हो, तो उसको बोलोगे बायो इथेनॉल। अब अगर इसको एज इट इज फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो ये उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है जितना आपका पेट्रोल प्रोवाइड करता है, नॉर्मल पेट्रोल करता है। कितना करेगा? 2/3 एनर्जी। इसलिए इसको डायरेक्टली अभी यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो अभी आप इसको ब्लेंडिंग के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। 1 लीटर एथेनॉल 2/3 एनर्जी देता है 1 लीटर पेट्रोल के मुकाबले। ठीक है, और आप अगर इसको यूज करते हैं मिक्स करके पेट्रोल के साथ में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का भी जो वो है उत्सर्जन है उसको कम करता है। तो ये कंसेप्ट है बायोएथेनॉल का। ठीक है, आगे आते हैं हम बायोडीजल पे। कोई डाउट होता होता है अगर आते जाएगा तो आप पूछते जाइएगा। बायोडीजल क्या है? अब बायोडीजल क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, वेजिटेबल के वेस्ट से बना गया ऑयल है, एनिमल फैट से बनाया हुआ ऑयल है, उसको आप, उससे आप अगर फ्यूल डिराइव कर रहे हो तो उसको बायोडीजल। जैसे जेट्रोफा से जो तेल निकलता है, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो जेट्रोफा है, क्योंकि सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, वो एडिबल ऑयल है, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। तो सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, तो आप उसको बायोडीजल मानेंगे, इसको फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा ये। लेकिन अगर आप सेम बायोडीजल को अगर जेट्रोफा से निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? सेकेंड जनरेशन बायोडीजल। तो फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल आएगा आपका पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, लेकिन अगर जेट्रोफा से निकाल रहे हैं तो इसको सेकेंड जनरेशन बायोडीजल बोलेंगे। इसमें एक प्रोडक्ट का, एक प्रोसेस का यूज होता है जिसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन। ठीक है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस होता है इसका। मैं स्पेलिंग लिख दूंगा आपको, स्पेलिंग ट्रांस एस्टरीफिकेशन, नहीं सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है यार इसका। ये इसकी सही स्पेलिंग मैंने लिख दी है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। तो ट्रांस एस्टरीफिकेशन से ऑयल से अगर आप डीजल को बनाते हैं तो उसको बायोडीजल बोला जाएगा। इसके दो जनरेशन में आ सकता है, जब आप सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करते हुए इसको बनाएंगे तो इसको फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल बोला जाएगा। और अगर जेट्रोफा से अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसको सेकेंड जनरेशन बायोडीजल बोला जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टू डीजल इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको बायोडीजल बोला जाता है। अब बायोगैस क्या भला होती है, ये ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा बायोडीजल क्या है, सॉरी बायोगैस क्या होता है। जब आप ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, जैसे आपका किचन का वेस्ट हो गया, गोबर हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, उसको आप यूज़ करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और उससे जब आप निकालते हैं मीथेन, तो वो कहलाता है आपका बायोगैस। तो बायोगैस है एन एरोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन के अगर आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो ऑर्गेनिक मैटर को, एन एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज करके डिकम्पोजिशन हो रहा है। एन एरोबिक का मतलब है कि
बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए हुए इसको डिकम्पोज कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक मैटर को। और इसमें जो मेन फ्यूल होता है, जो फ्यूल का कंपोनेंट है, वो है मीथेन। तो मीथेन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन साथ में थोड़े थोड़े पॉल्यूटेंट भी निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फाइड निकलेगा, तो ये सारे पॉल्यूटेंट भी इसमें निकलते हैं। तो बायोगैस ये रहेगा, इसको यूज़ कर सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, आप हीटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दो मेन इसके यूज़ हैं। ये है बायोगैस। बायो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हमने देखा था कि हम देख रहे थे कि हमने एल्गी से बनाया था। एल्गी से बनाया गया जो आपका फ्यूल है, बायोफ्यूल है, उसको बायो ब्यूटेनॉल बोला जाता है। ये थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है। ठीक है, इसको आप एल्गी का यूज़ करते हुए बना रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा, इन जो हमने बायोगैस पढ़ा, हमने जो बायो एथेनॉल पढ़ा, जो हमने बायोडीजल पढ़ा, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होता है बायो ब्यूटेनॉल का। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट वाला जो प्रोडक्ट है वो है बायो ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब आते हैं बायो हाइड्रोजन। बायो हाइड्रोजन किस बला का नाम है? कोई बता सकता है बायो हाइड्रोजन क्या है? जब आप हाइड्रोजन को यूज करते हैं फ्यूल में, बायो बायोमास या बायोमास से जब आप हाइड्रोजन उत्पन्न कर रहे हैं और उस हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं आप फ्यूल के तौर पर, तो उसको बोला जाता है बायो हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ही ये परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है ये फॉसिल फ्यूल का। किसी भी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने का दम रखता है बायो हाइड्रोजन। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने बायो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा हुआ है डिटेल में। क्या है प्रॉब्लम हाइड्रोजन फ्यूल के साथ? जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात चल रही है, जो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बात चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम क्या है वो आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बायो हाइड्रोजन के साथ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एनर्जी जनरेट करने का। दूसरा ये है कि अभी इसको बनाना बहुत खर्चे वाला काम है, और बनाने के जब आप बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं उसके कंपैरिजन में फ्यूल बहुत कम निकलता है। तो ये हमारा दो प्रॉब्लम है बड़े बड़े। पहला कि ये बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल फ्यूल है, दूसरा आपका कि यील्ड बहुत कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो ये आपका बायो हाइड्रोजन का कंसेप्ट है। अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए बायोफ्यूल के। ओवरऑल ओवरऑल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है बायोफ्यूल के? बायोफ्यूल के एडवांटेजेस हैं अवेलेबिलिटी, बहुत आसानी से मिल सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक मैटर को आपको यूज़ करना है। उसके बाद जो, क्योंकि इसका सोर्स मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, तो एक और इसका आंसर है कि आपका बहुत ही ऑयल जो है बहुत ही लिमिटेड सोर्स मटेरियल से बनता है। तो दूसरा क्या है,
इसका सोर्स मटेरियल का वैरायटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आप खाद्य पदार्थ को यूज़ करो, चाहे आप बिना खाद्य पदार्थ वाली चीज़ों को यूज़ करो, एनिमल ऑयल यूज़ करो, प्लांट ऑयल यूज़ करो, चाहे आप एल्गी का यूज़ करो या आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज़ करो, तो सारे के सारे आपकी इसकी वैरायटी ऑफ सोर्सेज ज़्यादा हैं। एक तो अवेलेबिलिटी, मतलब रिन्यूएबल कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होती है बायोफ्यूल, सबसे इम्पोर्टेंट है जो फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में। दूसरा, इसका जो सोर्स मटेरियल है बहुत ज़्यादा वैरायटी वाला है, बहुत सारे सोर्स मटेरियल होते हैं। उसके बाद क्या होगा, फॉरेन आपका जो डिपेंडेंस होता है उसको कम करता है, क्योंकि बहुत ही कम लोकेशंस पे आपका फॉसिल फ्यूल अवेलेबल रहता है, तो इसीलिए हेल्प करेगा आपका फॉरेन डिपेंडेंसी रोकने के लिए। और क्या एग्जांपल है, ये आपका बहुत सारे एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कंसेप्ट है, एक नया स्वरोजगार, मतलब खुद एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हैं बायोफ्यूल को जनरेट करके। साथ ही साथ किसानों को स्टिमुलस देता है बायोफ्यूल को बनाना और उसके लिए अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना, एक एडेड इनकम हो जाती है किसानों के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला तो हमने देख लिया था एफिशिएंसी, कि 1 लीटर आप पेट्रोल जलाइए, 1 लीटर आप नॉर्मल फ्यूल जलाइए, एनर्जी एफिशिएंसी हमेशा बायोफ्यूल की कम पाई जाती है, एक्सेप्ट जो अलग अलग अभी नए जो हाइड्रोजन फ्यूल है जो रिप्लेसमेंट आ सकता है इसका, वो ठीक है। कॉस्ट जो है, अभी कॉस्ट उसका ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल तो अभी ऑलरेडी बहुत कम प्राइस पे चल रहा है, तो इसीलिए जो आपका प्रदूषण की कमी, बहुत बढ़िया एक जो पॉइंट छूट गया था आलोक ने बता दिया, प्रदूषण की कमी, कॉस्ट जो है इसका अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो फॉसिल फ्यूल हैं वो इंटरनेशनल कंपटीशन के चक्कर में और शेल गैस और क्रूड ऑयल के फाइटिंग के चक्कर में प्राइसेस कम हो रही हैं फॉसिल फ्यूल की, तो उसके कंपैरिजन में कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। साथ ही साथ लैंड और फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट जो आपने देखा था वो भी आएगा, ठीक है, तो फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। वाटर यूज़ जो है वो भी इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है कि आपको पानी यूज़ करना पड़ता है इसके लिए। केवल थर्ड जनरेशन में है जो आप एल्गी के समय पे वेस्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन जिसमें आप फूड को यूज़ कर सकते हो या नॉन फूड क्रॉप को यूज़ कर सकते हो, आपको इरिगेशन के लिए पानी तो लगाना ही पड़ेगा, तो पानी का यूज़ आपका होगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए बायोफ्यूल के। अब इस पूरे लेक्चर में चाहे वो राइट ऑफ वेवर हो, बायोफ्यूल हो, बायोडीजल हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो उसको आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, या तो आप इस पे पूछ लीजिएगा या टेलीग्राम पे पर्सनली पूछ लीजिएगा या ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।